हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। बच्चों, माई सेल्फ मंथन पटेल, और काफ़ी लंबे समय बाद साइंस चालू कर रहे हैं। शुरुआत में हमने 2 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़े थे। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, एसिड बेस पढ़ लिया। बहुत ही जल्द मेटल नॉन मेटल भी आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आज हम 15 लेसन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। 15 लेसन के अंदर हमें एनवायरनमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है। चैप्टर बहुत छोटा सा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक उतने इम्पोर्टेंस है कि बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। उस टॉपिक को मैं आपको बार बार दोहराता रहूँगा, बताता रहूँगा कि ये टॉपिक पे आप लोग खास फोकस कीजिए। और दूसरी बात कि आपको 10th के आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 इसलिए रखे जाते हैं। इवन आप 8th में देखो या 9th में देखो तो एनवायरनमेंट को लेके कोई ना कोई चैप्टर होगा, जिससे आपको पता चले, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी हो, आपको पता चले कि आपको किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, किस तरीके से उनको बचाना है। हमारे एनवायरनमेंट जिस तरीके से अभी पॉल्यूट हो रहा है, लाइक आप देख लो नॉइज़ पॉल्यूशन देख लो, या एयर पॉल्यूशन देख लो, लैंड पॉल्यूशन देख लो, क्लियर ना। सो वाटर पॉल्यूशन देख लो, बहुत सारी जगह से वो पॉल्यूट हो रहा है, तो उसको किस तरीके से कंजर्व किया जाता है, किस तरीके से बचाया जा सकता है, वो सारी बातें आप लोग इवन 8th में भी पढ़ के आए हो, 9th में भी पढ़ के आए हो, 10th में भी पढ़नी है, लेकिन 10th में थोड़े डीप लेवल से पढ़नी है। तो ध्यान रखना बच्चों, हमें इस सारे चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है पहले तो वो आप लिस्ट आउट कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एनवायरनमेंट के अंदर जो भी मेन सबसे पहले 2 मार्क का IMP क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, जहाँ पे आपको पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो 2 कंपोनेंट है उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा। वहाँ पे हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। देन आफ्टर हम इकोसिस्टम की ओर जाएंगे। इकोसिस्टम जो है वो किस तरीके से डिवाइड है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से है, क्लियर, उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। देन आफ्टर आप 3 चीज़ों के बारे में पढ़े थे, जो प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारी, उसको हम प्राइमरी बेसिस से अलग करें तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, इन सब पार्ट में अलग करते हैं। देन आफ्टर अगर हम फूड चेन की ओर जाते हैं तो फूड चेन जो है उसके अंदर भी इवन फूड चेन आप बहुत सारी जगह पे पढ़ के आए हो, 9th में, 10th में, माफ़ कीजिए 8th में, 7th में भी आया था। तो फूड चेन जो है वो 10th के अंदर थोड़े अलग वे से दी हुई है। हमें लैंड के ऊपर, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर पनपने वाली फूड चेन होती है, यानी जिसको हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन ऐसा नाम देंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक्वेटिक यानी कि मरीन लाइफ जो है वहाँ पे कैसी फूड चेन होती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक नया टॉपिक पढ़ना है 10% लो, बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके अंदर से आते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमें एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हमें मेन पढ़ना है ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है। इस चैप्टर का सबसे IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। जब भी मैं वो क्वेश्चन पढ़ाऊँ तब आप लोग खास ध्यान दीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। देन आफ्टर हम पॉल्यूशन के बारे में अगर जाए तो पॉल्यूशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसका मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है फ़िलहाल, जो वेस्ट का डिस्पोजल हम यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं, वो सारी बातों पे हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ये सारे हमारे टॉपिक रहेंगे। और आखिर में हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, लाइक डंपिंग है, लैंड फिलिंग है, देन आफ्टर कंपोस्टिंग है, रिसाइकलिंग, रीयूज़, तो सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। चालू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आवर एनवायरनमेंट, ओके चलिए इंट्रोडक्शन कर ले। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। एनवायरनमेंट को हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और एनवायरनमेंट कहते हैं किसे है? एनवायरनमेंट इज व्हाट? एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस। हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपको दिख रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ओके ना। सो इट में इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। मीन्स मैंने आपको कहा था 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन ऐसा है कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से है। So there are 2 types of component of environment. First one is the biotic component and second one is the abiotic component. Biotic मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, लाइक प्लांट, एनिमल, जो भी लिविंग है, क्लियर ना, हम भी आ गए उसमें, तो वो सारे हमारे एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट कहे जाते हैं। और जो भी नॉन लिविंग है, मतलब कि जिसके अंदर जान नहीं है, जो जिंदा नहीं है, लाइक एयर, वाटर, आप उसके अंदर कोई भी ले सकते हो, लाइक माउंटेन्स ले सकते हो, क्लियर, लैंड ले सकते हो, ये सारी बातें किसमें आती है? एबायोटिक कंपोनेंट में। मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग है वो सारी बायोटिक में गिनी जाएगी, और जो भी नॉन लिविंग है वो सारी एबायोटिक में गिनी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट वाइस वर्सा, क्लियर ना। एनवायरनमेंट को हम सबसे पहले तो एनवायरनमेंट जो है
वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्लियर ना। क्योंकि हम नॉर्मली लैंग्वेज में बात करें तो अर्थ है, अर्थ जैसे हमारे पास दूसरे 8-9 प्लेनेट है, वो सारे प्लेनेट के ऊपर क्यों लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अर्थ के ऊपर ही क्यों है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट हमारी लाइफ के लिए सूटेबल है, क्लियर ना। तो लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है सबसे पहले तो एनवायरनमेंट, क्लियर ना। और उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होती है, जैसे हम यूनिसेल्युलर से बात करें, आप 9th में पढ़े होंगे, अमीबा से, अमीबा पैरामीशियम, सब यूनिसेल्युलर से धीरे 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 मल्टीसेल्युलर की ओर आए हैं। तो उन सब का धीरे 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 डेवलपमेंट होना, क्लियर, ये सारी बातें एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहती है, ओके ना। तो ध्यान रखिएगा खास। Then substances that can be decomposed by the action of the microorganism like bacteria called biodegradable। अब इसको लेके मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे जो बताई हुई इसको बता दूँ। एक, हम जनरली जो हमारे वेस्ट होते हैं, वेस्ट कह सकते हो या आप उसको ऐसे कह सकते हो कि भाई ऐसे कंपोनेंट, ऐसे चीज़ें जिसको कोई भी नॉर्मल, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लूँ, लाइक आप ले सकते हो उसके अंदर मॉस्किटो ले सकते हो या कोई भी ऐसे ले सकते हो जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं उस कंपोनेंट को नॉर्मली। कोई भी फिजिकल प्रोसेस से या कोई भी नॉर्मल प्रोसेस से क्या हो जाता है, अगर वो डिकम्पोज हो जाता है, किसके थ्रू, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, बराबर, या बैक्टीरिया जैसे कि, क्लियर। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट, उसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आप एक ले लीजिए पॉलीथीन बैग ले लीजिए और एक आप ले लीजिए कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए। दोनों को आप 5 फुट खड्डा करके अंदर डाल दीजिए और 5 फीट खड्डे के अंदर डालने के बाद आप जब उसको 5-10 दिन बाद निकाल के देखोगे तो जो पॉलीथीन बैग होगी वो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन जो कागज़ का टुकड़ा होगा वो एकदम थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड हो गया होगा। बस उसी को तो डिकम्पोजिशन कहते हैं, मीन्स वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। मतलब कि जो हमारी लैंड के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो धीरे धीरे उसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, क्लियर। सो द सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मैं आपको एक और एग्जांपल लिखवाता हूँ, वो आप लिख लीजिए खास। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंदर सबसे ज़्यादा दूसरा लिखा जाता है और एग्ज़ाम में इवन आगे जाके आएगा और पुराने सिलेबस में ये था, वो है कैप्सूल। जो आप खाते हो ना कैप्सूल दवाई के अंदर, वो कैप्सूल उसको कहते हैं PHBV। क्या कहते हैं, PHBV, ओके ना, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, क्लियर। फुल नेम नहीं आएगा, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको सिर्फ याद रखना है PHBV, ओके। ये जो है वो कैप्सूल का जो ऊपर का लेयर आता है वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन आफ्टर आप दूसरा एक अब एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर लेना चाहो तो दूसरा भी आप ले सकते हो। वो क्या है दूसरा अगर लेना चाहो तो वो है डेक्स्ट्रान। क्या है, डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान क्या है, डेक्स्ट्रान एक थ्रेड का नाम है। थ्रेड मतलब क्या, एक डोरा होता है ना, क्लियर। जैसे आपको कहीं पे छिल जाता है या आप कट जाता है तो अगर वो घाव जो होता है वो अगर अंदरूनी होता है तो अंदरूनी घाव होता है तो उससे क्या होता है, उसको स्टिचेस करना पड़ता है। तो स्टिचेस लेने के लिए जो थ्रेड यूज़ किया जाता है उसको डेक्स्ट्रान कहते हैं, क्लियर। उसको क्या कहते हैं, उसको डेक्स्ट्रान कहते हैं। रेडी, ध्यान रखिएगा। तो ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ओके। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की ओर आते हैं, जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक ले सकते हो, बेकेलाइट, बेलामाइन प्लास्टिक, क्लियर ना। किसी भी प्रकार का प्लास्टिक ले सकते हो जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, नॉर्मल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होगा, नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे, ओके। देन आफ्टर देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं दूसरे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, कैटल डंग, कॉटन, जूट, पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, लीव्स, क्लियर। ये सारे के सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक कोई भी सीधी सादी प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाएंगे, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स डिकम्पोज नहीं होंगे, लाइक प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर, मेटल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्लियर ना। ये सारी चीज़ें, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है ना वो रेडिएशन के थ्रू निकलता है। आप एसएस में पढ़े होंगे कि जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब एटम बम गिराया गया अमेरिका के थ्रू, तो उसके अंदर से जो रेडिएशन स्प्रेड हुआ था उसकी इफेक्ट अभी तक देखने को मिलती है। तो वो जो रेडिएशन है वो भी एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम उस वेस्ट को हम डिग्रेड नहीं कर सकते, वो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे रहेगा ही। अब जैसे आप गांव में गए हो तो गांव में एक नाम सुना हो आपने, DDT। DDT मीन्स व्हाट,
DDT एक प्रकार का पाउडर होता है, बोलिए ना वाइट कलर का, जो हम क्रॉप के ऊपर डालते हैं, जिससे क्या होता है जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो मर जाता है, लेकिन वो हार्मफुल है। अभी तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन कर दिया है, लेकिन वो बहुत हार्मफुल है DDT। क्लियर, ध्यान रखिएगा खास। जो कंपाउंड ऐसा है एक जो लैंड के ऊपर एक बार गिरे मतलब वो करोड़ों सालों तक वहीं के वहीं रहेगा, वो डिग्रेड नहीं हो सकता। ओके, तो ध्यान रखिएगा खास। ये सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इवन पूरा चैप्टर ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि ये सारी बातें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ टॉपिक है, लेकिन दूसरी भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको लिख लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम जो है उसकी ओर आते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मीन, सबसे पहले मैं इकोसिस्टम के बारे में आपको समझा दूं। इकोसिस्टम मतलब कि हम, मैं, आप और आसपास की जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे हैं, हमारे आसपास जितनी भी ऑर्गेनिज्म पनप रही है, हम दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेबल है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेबल है, वो सारी बातें जो भी है वो कही जाती है, हम दोनों से मिली हुई एक सिस्टम कही जाती है इकोसिस्टम। लाइक मैं हूँ और एक प्लांट है, तो हम दोनों के साथ जुड़ी हुई जो भी सिस्टम वो इकोसिस्टम है। वैसे पूरी ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात आती है, तो पूरी ऑर्गेनिज्म कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी पे रहती है, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। क्लियर, एक्सप्लेनेशन आगे दिया है, मैं आपको समझाऊंगा। पहले उसके पार्ट पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम को मैंने फर्दर दो पार्ट में देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, एक मेन मेड इकोसिस्टम और एक नेचुरल इकोसिस्टम। मेन मेड मतलब कि जो हमने खड़ी की है, अर्थ के ऊपर हमारे आने के बाद हमने जो इकोसिस्टम खड़ी की है उसको हम कहते हैं भाई मेन मेड, यानी कि सिंथेटिक कह सकते हो आप सेकंड लैंग्वेज में उसको, सिंथेटिक इकोसिस्टम। और दूसरा है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो अपने आप बनी है, हमने नहीं बनाई भाई, वो नेचुरली बनी हुई है। ओके, सो मेन मेड जो है उसके एग्जांपल में आप ले सकते हो भाई क्रॉप फील्ड है या एक्वेरियम है। लाइक यस, एक्वेरियम इज द बेस्ट एग्जांपल। ये आया है, बहुत सारी बार आया है बच्चों, इसको ध्यान रखना खास, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा भी गया है। ओके, ये जो है ना एक्वेरियम, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्वेरियम जो है, उस एक्वेरियम के अंदर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक्वेरियम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमने एक्वेटिक मरीन लाइफ खड़ी की है। यहाँ पे देखिए एक्वेटिक मरीन लाइफ हमने खड़ी की हुई है। ओके, एक्वेरियम के अंदर, तो वो बहुत काम का टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, और दूसरी बात कि नेचुरल इकोसिस्टम की ओर जाते हैं, तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। मैंने जैसे आपको बताया था, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। जैसे फूड चेन के बारे में मैंने आपको शुरुआत में इन्फॉर्मेशन दी। क्लियर, तो एक्वेटिक भी मोस्ट IMP है और टेरेस्ट्रियल भी बहुत काम का है। एक्वेटिक इकोसिस्टम होती है, उसमें फिर दो पार्ट हो जाते हैं। एक मरीन, मरीन इन द सेंस कि जो ओशंस के अंदर देखने को मिलती है, सी वाटर में देखने को मिलती है। क्लियर ना, जो सॉल्टी वाटर होता है, सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर, सॉल्टी वाटर होता है, उसके अंदर जो देखने को मिलती है वो कही जाती है मरीन इकोसिस्टम। देन आफ्टर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो नदियाँ होती है, यानी रिवर्स, लेक, पॉन्ड, क्लियर, पूल है, ये सारी बातें जो होती है वो क्या कही जाती है, फ्रेश वाटर की इकोसिस्टम। रेडी, डिटेल में आगे पढ़ना है। देन आफ्टर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि लैंड, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पनपने वाली इकोसिस्टम होती है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रास फील्ड है, गार्डन्स है। क्लियर, ये सारी बातें किस में आती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ओके, मेंशन किया है, उससे कई ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दूसरी लिखवा भी रहा हूँ, बोल के समझा भी रहा हूँ, तो ये सारी बातें बच्चों आपका वीडियो पुश करके नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, चलिए। देन आफ्टर ये जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम के अंदर दो चीज़ें आपको लोग खास ध्यान रखेंगे कि कंज्यूमर जो है वो यूज़ करने वाले जो प्राइमरी, आप कह सकते हो कि भाई शुरुआत में जैसे कि हम डिपेंडेंस रहते हैं किसके ऊपर, भाई ग्रास के, माफ़ कीजिए, कोई भी प्रकार के वेजिटेबल्स के ऊपर। तो भाई वेजिटेबल्स कहाँ से होते हैं, वेजिटेबल्स निकलते हैं हमारे क्रॉप फील्ड से। तो क्रॉप फील्ड मतलब क्या, जो प्राइमरी लेवल पे आते हैं। आगे जाके जब हम लेवल पढ़ेंगे तो प्राइमरी लेवल पे हमें क्रॉप की बात करनी है, मतलब कि किसी भी प्रकार का जो भी हम हमारे आसपास जो भी देखते हैं, प्लांट देखते हैं, क्लियर ना, बड़े बड़े ट्री देखते हैं या कोई भी फॉरेस्ट एरिया देखते हैं, तो ये जो पार्ट है वो प्राइमरी लेवल पे आते हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। क्लियर ना, आप 6th चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में ये चीज़ पढ़े होंगे। ओके, और हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी पे रहते हैं। सो उसके बाद आते हैं हम, यानी कि कंज्यूम करने वाले, हम कंज्यूमर कहे जाते हैं। हम ये सारी बातें कंज्यूम करते हैं। फिर कंज्यूमर को फिर अलग अलग फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लाइक हार्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस, पैरासाइट। क्लियर ना, आप 6th लेसन में पढ़े होंगे ना, पैरासाइट मोड ऑफ, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन आफ्टर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर, तो ये सारे मोड आप न्यूट्रिशन उसके अंदर पढ़े होंगे, सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी बातें आपको पढ़नी ही है। और हार्बीवरस और वो सब क्या है, वो तो आप 7th से पढ़ के आए हो, जो सिर्फ
घास फूस खाते हैं वो हार्बीवरस के अंदर आते हैं। देन आफ्टर जो सिर्फ और सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं, फ्लैश वगैरह खाते हैं, वो सिर्फ कार्निवरस में आते हैं, और जो दोनों खाते हैं वो ओमनीवरस में आते हैं। क्लियर? नीचे एग्जांपल भी लिखा हुआ है मैंने, लॉयन है, टाइगर है, काउ, डियर, क्रो। देन आफ्टर पैरासाइट मतलब क्या, जो लाइव एंड फीड ऑन होस्ट बॉडी मीन लाइक प्लाज्मोडियम, रेडी, जो ऐसा कह सकते हैं कुतर के जो खाते हैं, रेडी, जो डेड एंड डिकाइंग एनिमल होता है, पैरासाइट कहते हैं जिसको आप, एक प्रकार के बैक्टीरिया जो सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है खास, रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया वैसे नीचे मैंने दिया हुआ है। ऑल दी इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। देखा, इकोसिस्टम कौन बनाता है भाई, लिविंग और नॉन लिविंग सब मिलके एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बुनते हैं। So an ecosystem consists of the both biotic and non-abiotic, like living and non-living component. Clear? Like temperature, rainfall, wind, etc. Then after all living organisms are classified in basis of the nutrition. देखिए न्यूट्रिशन के बेसिस पे, अब ये 6 चैप्टर में डिटेल में आ ही गया है बराबर, लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहें तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब, हाँ देखो, प्राइमरी जिसको हम प्रोड्यूसर कह रहे थे, प्रोड्यूसर मतलब क्या, दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड like sugar and starch from inorganic substance using the light energy known with the help of the photosynthesis process. क्लियर ना, सारी बातें आप पढ़े हो, तो ये प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। देन आफ्टर कंज्यूमर, जो उसका यूज़ करते हैं, क्लियर, कंज्यूम करते हैं जिसको, एंड डिकम्पोजर, जो कंज्यूम होने के बाद सारी चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं, क्लियर, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो डेड एंड डिकाइंग प्लांट कह सकते हो आप। तो ये सारी बातें डिकम्पोजर्स के अंदर आती है। Animals complex compound into a simpler one. Thus, decomposers helps to the रिप्लेसमेंट, यानी कि जो ये बहुत अच्छी बात है, जो पैरासाइट कह सकते हो ना आपकी, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट फूड चेन की ओर जाते हैं। फूड चेन क्या है, फूड चेन जो है वो फूड चेन आप लोग पहले से पढ़ के आए, लेकिन फूड चेन का मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे दूं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी पे रह के जो भी ऑर्गेनिज्म पनपती है, जैसे कि भाई हम एक नॉर्मल सी टेरेस्ट्रियल पे भी बहुत सारी फूड चेन होती है, लेकिन नॉर्मल टेरेस्ट्रियल फूड चेन के ऊपर हम अगर देखें तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्लांट यानी कि आप ग्रास ले सकते हो। देन आफ्टर इंसेक्ट में आप ले सकते हो ग्रास हॉपर, फिर ग्रास हॉपर उसके बाद आता है फ्रॉग, मीन्स उसको खाने वाला जो है वो, क्लियर। देन आफ्टर फ्रॉग को खाने वाला भाई स्नेक को खाने वाला भाई ईगल, क्लियर। तो ये सारी बातें होती है, उसको कहते हैं फूड चेन, यानी कि चेन और वेब में समझना, 2 पार्ट है, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड वेब के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है, अगले चैप्टर में हमें वो डिटेल में सीखना है, लेकिन फूड वेब में आपको यहाँ पे साथ में ही समझा दूंगा। फूड चेन एक्चुअल में है क्या, फूड चेन मतलब कि जो एक ही लाइन में चले, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिया, ग्रास वो खाने वाला ग्रास हॉपर, उसको खाने वाला फ्रॉग, उसको खाने वाला स्नेक, उसको खाने वाला ईगल, क्लियर ना। तो ये एक चेन हुई, बट इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी रहती है, जैसे कि भाई इंसेक्ट यानी कि ग्रास हॉपर को खाने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग नहीं होता, उसको स्नेक भी खा सकता है, उसको स्पैरो भी खा सकती है, क्लियर ना। दूसरी बात हमने प्लांट की तो भाई प्लांट को अकेला इंसेक्ट यानी ग्रास हॉपर खाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसको माउस भी खा सकता है, क्लियर ना। मतलब कि ऐसे 2-3 चीजें एक सिंगल लाइन नहीं, जैसे सिंगल लाइन मैंने बताई ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये एक सिंगल लाइन हुई, बट सिंगल लाइन के अंदर बहुत सारी चीजें अगर ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है वेब का मतलब आप लोग जानते हो, मोबाइल का भी मैक्सिमम यूज कर रहे हो, क्लियर ना। तो वेब का मतलब समझते हो कि एक जाल कह सकते हो आप, क्लियर। और चेन मतलब एक ऐसी आप कह सकते हो कि एक नॉर्मल सी रेंज जो सिंगल सीक्वेंस में चलेगी, सिंगल सीक्वेंस में, क्लियर, वो चेन कही जाती है। और वेब के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, ओके। तो ध्यान रखिएगा खास, दोनों चीज़ें अलग अलग है। फूड चेन किसे कहते हैं, इट इज़ द सीक्वेंस, देखो आ गया, इट इज सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। देखिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए कंज्यूम करेंगे, क्लियर, वो क्या कहे जाएंगे, फूड चेन। इट इज़ द यूनी डायरेक्शनल, देखिए सिंगल डायरेक्शनल बहुत काम की चीज़ है बच्चों, ये खास ध्यान रखने का। ये क्या है, सिंगल डायरेक्शनल, मतलब एक ही चेन, एक ही सीक्वेंस में चलेंगे ये, ओके। नाउ इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। देखिए हाँ, ये खास ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक लेवल किसे कहेंगे। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या कि भाई जैसे मैंने आपको इनिशियल बताया, भाई जैसे
ग्रास के बाद ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, स्नेक के बाद ईगल। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अलग अलग पार्ट में जैसे ही हम जाते हैं वैसे वो एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ना, एक की एनर्जी दूसरे पे जाती है। तो वो सारे ट्रॉपिक लेवल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहे जाते हैं। क्लियर? ये खास ध्यान रखना बच्चों। ट्रॉपिक लेवल के अंदर इनिशियल ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है? शुरुआत में प्रोड्यूसर आते हैं, देन आफ्टर कंज्यूमर आते हैं। कंज्यूमर में फिर बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, कंज्यूम करने वाले जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। क्लियर? ट्रॉपिक लेवल में अगर हम इनिशियली देखने जाए तो प्रोड्यूसर, देन आफ्टर कंज्यूमर में पार्टीशन हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर? और जैसे जैसे ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी धीरे 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 क्या हो जाती है? कम। जैसे कि भाई ग्रास हॉपर ने ग्रास में से जितनी एनर्जी ली उतनी एनर्जी फ्रॉग ग्रास हॉपर में से नहीं ले पाएगा, और जितनी एनर्जी फ्रॉग ने ग्रास हॉपर में से ली उतनी स्नेक फ्रॉग में से नहीं ले पाएगा। क्लियर? तो ये धीरे धीरे ये जो फ्लो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती जाती है। क्लियर? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर? ये सारी बातें धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ओके, सो द ग्रीन प्लांट, उसका जो वैल्यू होता है वो भी बताया गया है। द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सन एनर्जी। देखिए, सन की एनर्जी जितनी भी है उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी कौन गेन करता है? ग्रीन प्लांट, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खुराक खुद बनाते हैं। क्लियर? क्लोरोफिल की मदद से। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन फूड चेन। देयर इज ग्रेजुअली डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। देखो मैंने बताया ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, इस बात को खास ध्यान रखना। नाउ आगे बढ़ते, देखो मैंने फूड वेब और चेन को थोड़ा अलग अलग बता दिया है, ट्रॉपिक लेवल को भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए सबसे पहली फिगर देखिए, पहली फिगर के अंदर देखो कि ईगल, सॉरी माफ़ कीजिए, प्लांट के बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद ईगल। ये एक नॉर्मल सी चेन हुई। बट इस चेन के अंदर आप एक नॉर्मल सी बात अगर नोट डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है भाई? प्लांट और इंसेक्ट ये दोनों एक नॉर्मल बात हो गई, बट इंसेक्ट जो है, फ्रॉग भी इंसेक्ट को खा सकता है, स्नेक भी इंसेक्ट को खा सकता है। मतलब ये वेब वाली बात हुई, ये चेन नहीं हुई। क्लियर? जहाँ पे एक से ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई। जैसे माउस यहाँ पे लिखा है, तो माउस देखो, प्लांट इंसेक्ट भी खा सकते हैं, माउस भी खा सकते हैं, स्पैरो भी खा सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जैसे एक दूसरे के अंदर बुनी हुई है, एक जाल जैसा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेब कहेंगे। क्लियर? देन आफ्टर ट्रॉपिक लेवल मैंने बताया हुआ है, देखिए एनर्जी का फ्लो भी बताया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एनर्जी का फ्लो के अंदर देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, यानी कि प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्सरी कंज्यूमर। तो देखिए एनर्जी का फ्लो पहले 1000 किलो जूल था, फिर 100 किलो जूल हुआ, फिर 10 किलो जूल हुआ, फिर 1 किलो जूल हुआ। इसको कहते हैं 10% लॉ। मैंने कहा था ना बहुत से क्वेश्चन जिसमें से आते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो। क्लियर? क्या कहते हैं उसको? 10% लॉ कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, 10% लॉ के अंदर आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 10% लॉ एक्चुअल में है क्या? मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि भाई जो एनर्जी अवेलेबल होती है ना हमारे सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल के अंदर, उसका 10% जो होता है वो प्रीवियस लेवल के अंदर रहता है। क्लियर? देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल गया 1000 किलो जूल पर एनर्जी, 1000 किलो जूल एनर्जी जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 किलो जूल एनर्जी कौन कंज्यूम कर पाया? प्राइमरी, मतलब 10%। उसका भी 10% कौन कंज्यूम कर पाया? सेकेंडरी। उसका भी 10% कौन कंज्यूम कर पाया? 1 किलो जूल, यानी कि टर्सरी। यानी कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वो जो 10% लॉ है वो 10% लॉ धीरे 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 हर एक के ऊपर एप्लीकेबल रहता है। और हर एक क्या करते हैं? 10% जितनी एनर्जी क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ठीक है? सो 10% लॉ बच्चों ध्यान रखना। इसके नेक्स्ट बात का टॉपिक है हमारा 10% लॉ के अंदर हमें पढ़ना क्या है? दैट द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। देखो बताया गया है कि भाई जितने भी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल है उसमें से 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। नाउ सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाइल 90% एनर्जी यूज्ड बाय प्रेजेंट टॉपिक लेवल। समझ में आई ना बात? एग्जाम्पल दूं, ग्रास हॉपर के पास 100 किलो जूल जितनी एनर्जी है तो 10 किलो जूल जितनी एनर्जी कौन लेगा? फ्रॉग। 90% यानी कि 90 किलो जूल एनर्जी किसके पास रहेगी? ग्रास हॉपर के पास ही रहेगी, जो उसको कहाँ से मिली है? ग्रास में से मिली है। ग्रास में से भी भाई ने 10% ही ली है, उसके पास जो 100 थी उसमें से। ओके? तो ये जो 10% लॉ है बच्चों उसको ध्यान रखना खास।
और इसमें कोई भी डाउट लगे मुझे तुरंत कॉल करना, क्योंकि बहुत काम का टॉपिक है। ओके, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज with every next topic level in food chain, it's called biomagnification। बहुत मोस्ट IMP है बायोमैग्निफिकेशन, 2 मार्क में आ चुका है बच्चों। किसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या कि जैसे जैसे आप हार्मफुल, आप जैसे फूड एनर्जी के टॉपिक लेवल में आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे यानी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर या टू कंज्यूमर टू डिकम्पोजर, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे जो केमिकल होगा वो केमिकल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हर एक टॉपिक लेवल में बढ़ता जाएगा फूड चेन के अंदर। उसको क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। देखो जैसे मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, DDT का एग्जांपल दिया, क्लियर। तो फार्मर्स अभी तो नहीं यूज़ करते, लेकिन पहले जैसे फार्मर यूज़ करते थे DDT का, तो वो DDT जैसे ही लैंड में जाएगी तो लैंड में से जो रूट होंगे हमारे प्लांट के रूट, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो किस में आएगा? हमारे प्लांट में आएगा। वो प्लांट अगर कोई वेजिटेबल हुआ तो वो वेजिटेबल हमारे पास आएगा तो हमारे अंदर भी जाएगा, क्लियर। तो इन शॉर्ट देखो कि जैसे ये सबसे पहले वो लैंड के ऊपर आया, लैंड से वो रूट में गया, रूट से प्लांट के थ्रू हमारे अंदर आया, मीन्स वेजिटेबल में गया, वेजिटेबल्स में से हमारे अंदर आया। तो जैसे जैसे ये ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज लेवल पे आता जाएगा वैसे वैसे वो केमिकल की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्लियर। पर वो रहेगा कांस्टेंट। कैसे? देखो जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में बात बताऊं मैं, तो ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर ने वो DDT वाला जो ग्रास था उसको अगर उसने इनहेल किया तो उसके अंदर वो DDT चला गया। फिर आफ्टर उसके अंदर से किसके अंदर चला गया? नेक्स्ट ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉग में चला गया, फ्रॉग के बाद चला गया स्नेक में, स्नेक के बाद चला गया ईगल में। अब ईगल जब मर जाएगा तब डिकम्पोज तो होगा ही, मीन्स जमीन के अंदर वो वापस जाएगा। मतलब कि पहले जमीन में ही वो था, मीन्स लैंड के ऊपर ही था, लैंड में से ही तो ग्रास में आया था, ग्रास से ही वो आगे गया था, और आखिर में ईगल जब मर जाएगा तब वो डिकम्पोज होगा तो उसकी बॉडी में से वापस लैंड में आ जाएगा, क्लियर। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे बच्चों, ध्यान रखना खास, ठीक है। नाउ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दिस सच केमिकल गेट अकमुलेट इन ह्यूमन बॉडीज, क्योंकि आखिर में तो हम सारे हर एक फूड चेन के एंड में तो हम ही हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के थ्रू, क्या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के थ्रू जो भी माफ कीजिए केमिकल का ये जो इंक्रीमेंट होता रहता है वो आखिर में किस में होता है? ह्यूमन में। यानी कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मैक्सिमम होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो इस बात का खास बच्चों ध्यान रखना। ओके, नाउ सिंस द ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन फूड चेन, इसीलिए किसी भी फूड चेन के अंदर ह्यूमन जो होता है वो टॉप लेवल पर रहता है। ओके, ध्यान रखना बच्चों खास। चलिए अब बात करते हैं एनवायरमेंट प्रॉब्लम के बारे में। एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्या है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम एनवायरमेंट के अंदर है, लेकिन आज हमें जो डिस्कस करनी है वो मेन 2 है, और इस चैप्टर का उसमें से जो दूसरी है, माफ़ कीजिए पहली जो है, वो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है। चेंज इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस, अवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस, क्लियर ना? सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया सेंटेंस दिया हुआ है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन, सबसे ज़्यादा अगर कोई एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है तो वो ह्यूमन, कोई दूसरे कोई बाहर से आए नहीं है जो हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम ही हैं जो डैमेज कर रहे हैं। ओके, तो 2 चीज़ें हैं उसके अंदर हमें पढ़नी है। उसमें पहला है डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल, और दूसरा है उसके अंदर पॉल्यूशन ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, क्लियर। ध्यान रखिएगा, दोनों पढ़ते हैं, दोनों के अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले डेप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। पहले तो ओजोन लेयर है क्या और उसका काम क्या है। हमारे अर्थ के ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो अलग अलग टाइप के लेयर आते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर आता है, ट्रोपोस्फीयर आता है, आयनोस्फीयर आता है, क्लियर। तो ये जो लेयर आता है उन लेयर के इन बिटवीन एक ओजोन का लेयर बना हुआ है, ओजोन गैस का। ओजोन का कंपोनेंट फॉर्मूला लिख सकते हो आप O3, जैसे ऑक्सीजन का O2 है वैसे ओजोन का O3 होता है, क्लियर। सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं ना वो ओजोन लेने जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्लियर, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर ओजोन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रोज़ सुबह उठ के दौड़ने जाना चाहिए। ओके, अगर उठ सको तो, ठीक है। नाउ ओजोन लेयर डेप्लेशन जो है वो ओजोन लेयर डेप्लेशन एक ऐसा टॉपिक है और ऐसी एक ग्लोबल समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम कह सकते हो आप, कि जो पूरे अर्थ के अंदर हर एक कंट्री को इफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ के आसपास ये जो ओजोन लेयर बना है वो ओजोन लेयर क्या करता है, हमें सनलाइट, सन के अंदर से जो यूवी रेज आता है, यूवी रेज मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये ओजोन क्या कर देता है, उसको फिल्ट्रेट कर देता है और जो यूवी रेज है उसकी इंटेंसिटी एकदम कम कर देता है और फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसको भेजता है।
तभी हमें ये जो गर्मी का जो एहसास हो रहा है वो एहसास क्या हो रहा है धीरे धीरे। क्या देखो, आप आज से 10-15 साल पहले की बात करो तो इतना नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आता था। जैसे अभी गर्मी की मौसम में मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए 50, 49, 52 जितना अभी नोट किया जाता है, लेकिन 10-15 साल पहले वही टेम्परेचर 42 या 43 के आसपास था। क्लियर, उनसे भी 10-15 साल पहले वो टेम्परेचर मतलब नॉर्मल लेवल पे था। ओके, क्योंकि पिछले 20 सालों के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ वगैरह बने हैं, वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है और वो पॉल्यूशन ही हमारे इस ओजोन लेयर को डेप्लेट कर रहे हैं, मीन्स उसको तोड़ रहे हैं। क्योंकि ओजोन लेयर के अंदर अगर कहीं से भी छोटा सा भी होल हो गया तो सनलाइट सीधी वहाँ से हमारे अर्थ के ऊपर गिरेगी। एक बात आपको बता दूं बच्चों इन्फॉर्मेशन के लिए कि सनलाइट अगर हमारी स्किन के ऊपर डायरेक्ट गिरती है तो हमें स्किन कैंसर जैसे बड़े डिजीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो अभी जो भी प्रॉब्लम हो रही है ओजोन को लेके धीरे धीरे वो ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा फैल रही है और ये एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। उसके बारे में आज खास इसीलिए आपकी बुक में ये चैप्टर दिया जाता है कि आप लोग आने वाली पीढ़ी हो, आप ये सारी बातों को रोक सकते हो, ठीक है, या उसको कम कर सकते हो। दूसरा पढ़ना है पॉल्यूशन ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल हम यहाँ वहाँ सारी चीज़ें फेंक देते हैं। आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको फेंक देंगे, या कोई दूसरी चीज़ें खाई खा कर फेंक देंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। ये नरेंद्र मोदी जो है अभी वो मोदी जी अभी अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान। क्लियर, तो क्यों चला रहे हैं? यही सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। मेन जो एम है, मेन मोटो है वो यही है कि एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट कम से कम पॉल्यूट हो, कम से कम उसको डैमेज हो, वरना वो हमें एक दिन डैमेज करके रख देगा। ठीक है ना? ओके, तो ध्यान रखना बच्चों खास। चलिए आप ओजोन लेयर के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डेप्लेशन को और डेप्लेशन की बात बाद में करते, पहले बनता कैसे है और वो है क्या वो देख लेते हैं। O3 कहते हैं। ओजोन लेयर इज लार्जली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। मोस्ट टाइम भी MCQ है बच्चों, पूछा जाता है बहुत सारी बार ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में बनता है। मैंने बताया था ना आपको, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर। उसमें से ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बनाया जाता है। क्लियर, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम 12 to 50 किलोमीटर अबोव सी लेवल। यानी कि सी लेवल से अगर आप 50 किलोमीटर ऊपर जाते हो, 50 किलोमीटर मतलब कम नहीं है, याद रखना। हमारे अर्थ का सबसे बड़ा माउंटेन जो एवरेस्ट है वो भी 8.8 किलोमीटर पे ही है। सोचो, सबसे बड़ा माउंटेन जो है वो 8.8 है, ये 50 किलोमीटर मतलब बहुत अप लेवल पे गया, और वो अप लेवल पे ओजोन बना हुआ है, पूरा लेयर बना हुआ है। ओके, ये जो ओजोन है वो हमें बचाता है किससे? ओजोन इज द डेडली पॉइजन एट द ग्राउंड लेवल। हाँ, ये चीज़ भी है कि अगर वो ग्राउंड लेवल पर रहेगा तो वो बहुत ही पॉइजनियस होता है। पॉइजनियस इन द सेंस कि वो केमिस्ट्री का अगर आप आगे जाओगे तो 11th साइंस अगर आप लोगे तो ओजोन के बारे में जब पढ़ोगे तब अकेला जो ओजोन होता है वो ओजोन केमिकल लैंग्वेज में अगर कह सकते हैं तो पॉइजनियस गैस कहा जाता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ऐसा कह सकते हैं। रेडी, बट हमें वो डैमेज नहीं कर रहा है। ओजोन इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है, मैं आपको अब लिखने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में O2 मॉलिक्यूल है। वो O2 मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट, जैसे ये सन है, क्लियर ना, तो ये सनलाइट होगी तो सन क्या करेगा, उस O2 के ऊपर गिरेगा। जैसे ही O2 के ऊपर गिरेगा तो ये भाई के दो टुकड़े हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएंगे। और ऐसा एक O2 थोड़ी है, हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऐसे हजारों O2 है, तो ऐसे हजारों ऑक्सीजन के टुकड़े होंगे, बराबर। और सारे के सारे ऑक्सीजन के टुकड़े तो हो नहीं सकते, वरना तो हम इनहेलेशन में लेंगे क्या, ऑक्सीजन ही तो हम इनहेल करते हैं। ओके, सो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं O2 के जो O2 के ही फॉर्म में रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो OO के फॉर्म में डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर होता क्या है, O के फॉर्म में डिकम्पोज होने के बाद ये जो O2 मॉलिक्यूल है वो O2 मॉलिक्यूल इस O के साथ कनेक्ट होता है, और ये कनेक्ट होके क्या बना देते हैं, O3। वैसे कोई दूसरा O2 मॉलिक्यूल होगा तो वो O2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे एक O के साथ कनेक्ट होकर वापस क्या बनाएगा, O3। वैसे ही क्या बनेगा, पूरा ऐसा O3 ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर, तो ये एक चीज ध्यान रखना। जैसे हम कह सकते हैं ना कि भाई जैसे एक हमारा फैमिली है, फैमिली के अंदर ऐसे दो पार्ट हो गए, क्लियर, लेकिन एक ऐसा पार्ट है जो क्या कर सकता है, इन सबको पकड़ के रख सकता है। दूसरा ऐसा पार्ट है जो इसको पकड़ के रख सकता है, मतलब कि इनडायरेक्टली पूरी फैमिली बनी रहेगी। यानी कि ओजोन लेयर जो है वो ओजोन लेयर क्या है, इसी प्रकार से बना हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, O2 + O गिव राइज टू O3। ओके, ये जो है वो क्या बनाता है, ओजोन। और उसके पहले एक ऑक्सीजन का ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है, O2 डिकम्पोज, यहाँ पे 2 आएगा, O2 डिकम्पोज इन O + O। ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड रह जाता है, O2 इज डिकम्पोज O + O।
ओके। देन आफ्टर O2 रिएक्ट विद O एंड फॉर्म O3। ओके, इस तरीके से पूरा ओजोन लेयर बना हुआ है। नाउ ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज, यानी कि बहुत सारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऐसे हैं जो सन से हमारे ऊपर गिर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, क्लियर, वो हमें प्रोटेक्ट करता है इस यूवी रेज से। ओके, दस द प्रोटेक्टिंग द लिविंग बीइंग ऑफ अर्थ फ्रॉम द हेल्थ hazard लाइक स्किन कैंसर, देखो मैंने बताया था। देन आफ्टर कैटरेक्ट इन आई वीकर इम्यूनिटी सिस्टम, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, ये सारी बातें। कैटरेक्ट एक प्रकार के ह्यूमन आई, जब आप पढ़ोगे आगे साइंस में तो ह्यूमन आई में एक आएगा डिजीज आएगा आई को लेके, जैसे मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, क्लियर, वैसे कैटरेक्ट आएगा, क्लियर, एक हमारे आई की खामी है, एक डिफेक्ट कह सकते हो। ओके, नाउ इम्यून सिस्टम कम कर सकता है, मतलब बहुत सारे इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर ला सकता है। देन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर, thickness in Antarctica was first observed in 1985 was termed as the ozone hole। सबसे बड़ा कह सकते हो आपकी जो सबसे पहला जो ओजोन का डेप्लेशन देखा गया वो कहाँ पे देखा गया था, एंटार्क्टिका के अंदर 1985 के अंदर, जिसको ओजोन होल कहते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन आए तो ध्यान रखना कि ओजोन होल कहते किसे है। ओजोन होल मतलब क्या कि भाई 1985 में एंटार्क्टिका के अंदर सबसे पहले जो एंटार्क्टिका जो है वो एंटार्क्टिका वाले पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा थिकनेस वाला जो ओजोन लेयर था जो डिक्लाइन हुआ उसको कहते हैं ओजोन होल। सबसे बड़ा डैमेज, सबसे बड़ा डेप्लेशन कह सकता है ओजोन का। ओके, नाउ ओजोन के डेप्लेट होने का रीज़न क्या है बच्चों, ये आप खास पढ़ो क्योंकि आप इस बात पे ध्यान दो क्योंकि आपको ही रोकना है, बराबर। नाउ एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs मीन्स द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। दूसरी बार मैं कहता हूँ, मैं सारी बातें आपको साथ में ही बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें काम की है। रेडी, एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन्स CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत सी बार MCQ के फॉर्म में आया है। CFC का फुल फॉर्म लिखो, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, कहाँ पे दिखा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? दिखा जाता है एयर कंडीशनर के अंदर और रेफ्रिजरेटर के अंदर। कहता है ना AC का यूज़ कम करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके अंदर से निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC है वो ओजोन लेयर को तो डेप्लेट करता ही है, इवन आपकी बॉडी के लिए भी वो बहुत हार्मफुल है, कैंसर जैसे डिजीज उनसे हो सकती है। ओके, सो जितना हो सकता है कम AC का यूज़ करें। नाउ excessive use of the chlorofluorocarbon, a synthetic means the chlorofluorocarbon CFC is a synthetic inert chemical, for an example freon, which are used for refrigerant and fire extinguisher, caused ozone layer depression। देखो दूसरा एक आप गैसेस लिख सकते हो, फ्रीऑन, जो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को डेप्लेट कर रहा है। ओके, नाउ जो यूज़ होता है कहाँ पे, रेफ्रिजरेंट के अंदर या तो फायर एक्सटिंग्विशर में, एयर कंडीशनर के अंदर। ओके, सो ओजोन लेयर डेप्लेशन इन द अपर एटमोसफियर, सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय। देखो आप सोचो, एक क्लोरीन का सिंगल एटम, यानी कि मैं सिर्फ एक क्लोरीन लिखूं, Cl2 नहीं, एक क्लोरीन का एटम, जैसे कि मॉलिक्यूल, ये Cl2 मॉलिक्यूल हो गया, बट एक क्लोरीन लिखूं तो एक क्लोरीन का एटम कैन डिस्ट्रॉय कितना, 1 लाख। देखो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल, 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल तोड़ सकता है। सोचो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से निकलने वाले तो बहुत से हजारों क्लोरीन की मात्रा होगी मॉलिक्यूल की, एटम की, तो वो कितना डेप्लेशन करते होंगे। ओके, सो ध्यान रखना खास। UNEP मीन्स द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने ये चीज़ बताई है, डिड एन एक्सेलेंट जॉब इन फॉरगिंग एन एग्रीमेंट ऑफ द फ्रीज क्लोरोफ्लोरो प्रोडक्शन एट द 1987 लेवल, क्योटो प्रोटोकॉल कह सकते हैं जिसको, बाय ऑल कंट्रीज। ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके थ्रू हर एक गवर्नमेंट ने ये लागू किया है कि आपके एयर कंडीशनर के अंदर या किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे ऐसे फ्रीऑन जैसे यानी कि रेफ्रिजरेंट के अंदर जो भी गैसेस निकलते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए। जितनी इंटेंसिटी उनकी कम रहेगी उतना CFC कम फैलेगा, और ऐसा प्रोटोकॉल लागू किया गया था 1986 के अंदर। ओके, तो ये सारे रीज़न हैं ओजोन लेयर के फैलने के। आप उसको रोक सकते हो किस तरीके से, तो आप लोग को मैंने बताया, जितना हो सकता है कम CFC जनरेट होने के चांसेस जनरेट कीजिए। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल क्या है? गार्बेज डिस्पोजल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको जैसे नॉर्मल बता सकते हैं कि भाई वेस्ट मटेरियल पकड़ के कहीं पे डालो, उससे बेटर है कि भाई डस्टबिन में डालो, क्योंकि डस्टबिन में से वो प्रॉपर जगह पे डंप यार्ड में जाएगा। ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड
of consumer goods have created major problem in the form of the waste and garbage accumulation and its disposal, especially in urban area. जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, देखिए आप छोटी छोटी बातों को भी ऑब्जर्व कीजिए। आप रोड पे जा रहे होते हो तो आपको दिखता है बहुत सारी जगह पे कचरा वगैरह ऐसे ही रोड पे ही आपको देखने मिल जाता है। तो ये सारी बातें बहुत ही इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इवन हमारी बॉडी को तो छोड़ो, एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्लियर? तो ये जो है गार्बेज, उसका वेस्ट, वो आपको समझना है कि कहाँ पर डालना चाहिए। ओके, चलिए। डिफरेंट मेथड ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कॉमनली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड आर, फर्स्ट वन इज द ओपनिंग डंपिंग। देखो कैसे कैसे होता है ओपनिंग डंपिंग, डेफिनेशन याद रखना बच्चों, काम का है। कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट डंप्ड इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ द टाउन, इट एक्चुअली कॉज द पॉल्यूशन। उसको ओपन डंपिंग कहते हैं। जैसे ओपन डंपिंग मतलब जैसे गांव होता है ना, गांव में पता है आपने देखा हो कि कोई एक जगह फिक्स होती है, उस जगह पे सारा गांव आके क्या कर देता है, अपना कचरा डाल देता है। क्लियर? वो ओपन डंपिंग हुआ कि भाई एक ऐसी जगह जहाँ पे सारा सॉलिड वेस्ट एक ही जगह पे डंप किया जाता है। ओके, जैसे हमारे यहाँ सिटी के अंदर डंप यार्ड होते हैं वैसे। नाउ लैंड फिलिंग, वेस्टेज आर डंप्ड इन लो लिविंग एरिया एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विथ बुलडोजर्स। मीन्स देखो आपने देखा भी होगा ये चीज़ कि डंप एरिया, डंप यार्ड जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बड़े बड़े ये जो कचरे वाले जो आते हैं ना, ये डिब्बे जो हमारे घर पे नहीं आ जाता अभी, रोज़ सुबह आ जाती है गाड़ी जो कचरा का डिब्बा लेके चली जाती है, वो सारा एक जगह पे इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर डिकम्पोजिशन होना चालू होता है। मीन्स उसको डिकम्पोज करवाया जाता है, प्रेस किया जाता है और उसको ऐसे लो फिलिंग एरिया कह सकते हो। क्लियर? वो लैंड फिलिंग एरिया कह सकते हो। वहाँ पे बहुत ही कम लेवल पे उसको क्या कहा जाता है, डंप किया जाता है। और डंप करने के बाद उसको रोल कर दिया जाता है बुलडोजर के थ्रू। ओके, सो वो क्या हो जाता है, एकदम डिकम्पोज हो जाता है, जिसको आप देखो वो लैंड पॉल्यूट भी कर सकते हैं। अब नॉर्मल एग्जांपल दूँ, जैसे पॉलीथीन बैग, तो गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैग, अभी पाउच, पानी के जो पाउच थे उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पॉलीथीन है। क्लियर? और पॉलीथीन एक बार कोई भी प्लास्टिक की बैग बन जाती है तो फिर जब तक अर्थ रहती है तब तक वो घूमती रहेगी अर्थ के ऊपर। आपने तो उसको खा के फेंक दिया पर वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। अगर वो डिकम्पोज नहीं होगी तो लैंड पॉल्यूशन मैक्सिमम फैलेगा। ओके, तो आप लोग जानते हो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, जितना हो सकता है मिनिमम यूज़ करो। नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, जैसे आप कोई भी मॉल वगैरह में जाते हो तो मॉल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे प्लास्टिक बैग आपको दी जाती है। हालांकि अभी तो जो भी इतनी अपग्रेड लेवल पे चलने वाली जो भी शॉप्स है वो तो आपको जो प्लास्टिक की जगह पे पेपर की बैग देते हैं। क्लियर ना? तो आप पेपर की बैग भी ले जा सकते हो या घर से आप कपड़े की बैग भी ले जा सकते हो। क्लियर? बेटर है आप ये सारी बातों का यूज़ करो एज़ कम्पेयर टू आप पॉलीथीन बैग का यूज़ करो, वो मत करिए। ठीक है ना? सो लैंड फिलिंग, देन आफ्टर कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है सॉरी। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इनटू कंपोस्ट पिट, लाइक एक खड्डा कर दीजिए, उसके अंदर क्या सारी चीज कंपोस्ट जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाल दीजिए। इट इज देन कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ सॉइल। आफ्टर अबाउट द 3 months द सेम गार्बेज फिल्ड इनसाइड द पिट चेंज इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। क्लियर ना? जैसे गोबर गैस प्लांट कह सकते हो आप। आगे हमें नेचुरल रिसोर्सेज में इसके बारे में पढ़ना है कि जो काम की चीज़ें नहीं है उसको एक जगह पे एक खड्डा करके इकट्ठा करो, उसके ऊपर हम पैक कर दो। पैक करने के बाद आप 3-4 महीने बाद जब उसको देखोगे तो वो पूरा कंपोस्ट में डिकम्पोज, मतलब एक मैन्योर बन गया होगा। क्लियर ना? आप उसको फर्टिलाइजर कह सकते हो, सिंथेटिक तो नहीं कह सकते, आप उसको नेचुरल फर्टिलाइजर कह सकते हो। क्लियर? जो अपने आप बन चुका है और अपने आप लैंड को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, उसको पॉल्यूट नहीं करेगा। ओके, तो कंपोस्टिंग भी एक अच्छा रास्ता है। ओके, देन आफ्टर रिसाइकलिंग मीन्स ऐसी चीज़ों का यूज़ करो जिसको हम रिसाइकल कर सके। मीन्स पानी की बोतल खाई फेंक दी। देखो एक एग्जांपल आपको देता हूँ बच्चों। दुबई के अंदर एक ऐसी कॉलोनी है, कॉलोनी इन द सेंस वहाँ पे ऐसे शॉप होते हैं कुछ फिक्स जगह पे, फिक्स डिस्टेंस पे, जहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के वाउचर्स देते हैं प्लास्टिक की चीज़ों को जमा करवाने पर। या इसीलिए क्यों ऐसा, क्योंकि वो इसलिए तो था ना, सबसे पॉल्यूशन फ्री सिटी अभी डिस्क्राइब हुआ, सबसे कम पॉल्यूशन और ना के बदले पॉल्यूशन है ही नहीं। ऐसा अगर कोई कंट्री है तो वो सिटी है तो वो दुबई माना गया अभी। क्लियर ना? रिसेंटली ही ये सर्वे हुआ था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार के काम हो रहे हैं कि भाई जैसे हमारे एरिया में कोई ऐसी शॉप बना दी गई कि भाई आप जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें आपके पास है या आपको जो भी साइड में या कहीं पे रोड रास्ते पे मिल रही है तो क्या करोगे भाई, वो लेके आप हमारे पास आओगे तो कुछ अमाउंट में वो होगा तो हम उसको उसके बदले में आपको पैसे या तो वाउचर वगैरह देंगे, कोई मूवी की टिकट देंगे, ये देंगे वो देंगे। क्लियर? या इन सामने कोई उसको प्राइस देंगे। तो इन शॉर्ट उससे क्या होगा,
कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी ये भी वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, उनके पास आ जाएगा। वो क्या करेंगे, जो काम की चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल करेंगे, जिसका यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करेंगे, काम की चीज़ें नहीं है उसको क्या कर देंगे, वो प्रॉपर जगह पे उनको डिकम्पोज करेंगे, प्रॉपर जगह पे वो सारी बातों को वो सारी चीज़ों को डाल देंगे। यानी कि यहाँ वहाँ कचरा नहीं फैलेगा, एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन रहेगा, एनवायरनमेंट जो है वो हमारा प्योर रहेगा। ठीक है, तो रिसाइकलिंग भी कर सकते हो आप। रिसाइकल मतलब जो काम की चीज़ें हैं ऐसी चीज़ों का यूज़ करो जो रिसाइकल हो सके। लाइक द सॉलिड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू द कंस्टिट्यूएंट सिंपलर मटेरियल, दिस मटेरियल आर देन यूज्ड टू मेक न्यू आइटम। क्लियर ना, वेस्ट में से बेस्ट कह सकते हो ना आप, कि जो चीज़ें काम की नहीं है आप फेंक देते हो, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ नया बनाओ और ऐसी ही चीज़ का यूज़ करो जिसका आप बार बार यूज़ कर सको। देखिए पॉलीथीन बैग आप जाते हो मॉल में लेने, तो पॉलीथीन बैग आपके घर पे आते ही आप उसको फेंक दोगे, पर सोचो उसी जगह पे आप घर से कपड़े की बैग लेके गए थे, तो क्या आप उसको फेंक दोगे या वहाँ नहीं, उसको एक जगह पे क्या टांग दोगे, खीटी पे टांग दोगे। क्लियर, क्योंकि उसका दूसरी बार यूज़ करना है कि नहीं। तो उस प्रकार की आदत डालिए जिससे क्या हो, एटमॉस्फेयर कम से कम पॉल्यूट हो। देन आफ्टर रीयूज कह सकते हो, दैट अ वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ द यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन। जैसे मैंने कहा कपड़े की थैली रीयूज कह सकते हो आप उसको, कि भाई यूज हो जाने के बाद अगर हम उसको यूज़ करें तो वो रीयूज हुआ, लेकिन उसको डिकम्पोज कर रीयूज हो गया, लेकिन अब वो काम का नहीं, लेकिन वो मटेरियल हमारे काम का है। लाइक प्लास्टिक की बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल एक बार यूज़ करके हमने फेंक दी, उससे बेटर है कि भाई उसको रिसाइकल करो। रिसाइकल करो मतलब क्या, ऐसा प्लास्टिक का यूज़ करो जो मेल्ट होकर वापस वो प्लास्टिक की बॉटल में हम उसका यूज़ कर सकें। ओके, तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान देनी है बच्चों। क्लियर, तो ये जो है वो इस पूरे चैप्टर का पूरा जो समरी था, जो भी पूरा चैप्टर इवन डिटेल में था, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है, सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी है। ओके, पूरा चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और ये जो PDF है मैं आपको भेजने ही वाला हूँ, आपके पास ये सारी PDF पहुंच जाएंगी, और आपको ये वीडियो शांति से देखना है, जो जो चीज़ें मैंने बताई है उसका ध्यान रखना है। देखो बच्चों, एक नॉर्मल सी बात है, इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो जनरली वैसे होते हैं जो फैमिली रिलेटेड होते हैं, मतलब कि आप उसका आंसर अपने आप लिख सको, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ना कि जैसे आपने रटने वाले क्वेश्चन। लाइक आपको जैसे एसटी बेस में से पूछ ले PHQL, तो PHQL घर से नहीं लिख सकते हो आप, PHQL तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना होता है वही होता है, बट ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्लियर, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, तो ये सारी बातें समझ के लिखनी होती है। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सारी बातों को अच्छी तरीके से ग्रास्प कीजिएगा, और नोटबुक के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे PDF भेजा है वो PDF आप लोग नोट कर दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने लिखवाई वो भी नोट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।